भाई साहब, विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। राजनीति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी भौकाल की चर्चा खूब होती है, लेकिन जब आप उनके करीब जाते हैं तब उनकी असलियत का पता चलता है। और राजनीति में इससे इतर भी कुछ लोग होते हैं जो सादगी को पसंद करते हैं, बड़ा सिंपल सिटी ज़िंदगी जीते हैं और धीरे धीरे अपना काम कर देते हैं। लोगों को एहसास तब होता है जब उनका काम पहचान बन जाती है। आज ऐसे ही एक शख्सियत से आप सबको मिलवाने वाला हूं। नाम है मनोज कुमार पांडे और 2018 के पहले से उस वक्त पनियाहवा पुल बोला जाता था और गंडक नदी बोला जाता था। इससे इतर कुछ बात नहीं होती थी। और मौनी अमावस्या या फिर नहान का मेला होता था तो संख्या उस वक्त भी होती थी, लोग आते थे, श्रद्धालु आते थे, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं होती थी। उस वक्त एक 35 साल का युवा यह मन में ठान लिया कि गंडक नदी के अस्तित्व को वापस लाना है और माँ नारायणी के सम्मान को बढ़ाना है। और मैं पहले भी कहा था आप सबको कि सादगी में काम दिखता नहीं है, लेकिन इलाज बड़ा तगड़ा होता है। 8 साल की मेहनत में यह हुआ कि आज जिसे लोग गंडक नदी कहते थे, अब माँ नारायणी सामाजिक कुंभ के नाम से जानते हैं। और सिर्फ मनोज कुमार पांडे की मेहनत संघर्ष के बदौलत यह पहचान मिला है। क्योंकि मैं 2020 के आसपास से 19 से मैं भी इस गंडक नदी की खबरें करते आ रहा हूँ और तब मैं देखता था कि एक युवा परेशान होता था, लोगों से मिल के माँ नारायणी सामाजिक कुंभ की बात करता था, बुक कैटलॉग छपवा के लोगों के बीच में प्रचार करते था। लेकिन मुश्किल था दोस्तों, बड़ा आसान नहीं होता है सामाजिक काम करना। और वो भी जब कोई आम व्यक्ति सामाजिक काम करता है तो उसके ऊपर दाग भी लगता है। उन सब बातों का बेपरवाह करते हुए अपने मेहनत से इन 8 सालों में माँ नारायणी के सम्मान को वापस लाए और इस कदर वापस लाए कि अब सरकार को भी इसमें इंटरेस्ट दिखने लगा। अब सरकार भी इस व्यवस्थाओं में जुड़ने लगी। तो माँ नारायणी सामाजिक कुंभ के संयोजक मनोज कुमार पांडे जी हैं मेरे साथ और आज इनके ही संघर्ष की कहानी हम जानेंगे, ताकि मैं वो 8 साल का वक्त देखा हूँ। मनोज जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 8 साल का वक्त बीत गया जी। मुझे याद है 2019 में मैंने आपका इंटरव्यू किया था जी। कितना मुश्किल था गंडक नदी के अस्तित्व को वापस लाना और माँ नारायणी सामाजिक कुंभ को स्थापित करना जी। मुझे लगता है कि जब इस कार्यक्रम को हम लोगों ने शुभारंभ किया जी, तो कोई पहला वीडियो इस कार्यक्रम पर आपने ही किया था जी। उसके बाद से बीच में बहुत सारे प्रिंट मीडिया और मीडिया के बहुत सारे साथियों का सहयोग मिलता रहता है। जब इस काम को हम लोगों ने चुना और इसकी शुरुआत किया तो कुछ मेरे नौजवान मित्र थे जो दिन रात मेरे साथ लग कर के इस काम में जुटे रहते थे। जब आसपास के गाँव में मैं लोगों से बातचीत करता था, माँ नारायणी के महत्व को लेकर के लोगों के बीच में गया तो बहुत असहज महसूस किया। क्योंकि जब मैं माँ नारायणी जैसा शब्द उनके सामने लाता था तो लोगों को इस बात पर आपत्ति थी। और इस बात की आपत्ति इसलिए थी कि यहाँ जो आसपास में जो भी गांव हैं उनमें जो कटान हुआ है तो उससे जिनके खेत प्रभावित हुए, जिनको कृषि करने के लिए खेत नहीं है, उन लोगों के मन में एक अश्रद्धा का भाव भी था। अच्छा। लेकिन मैंने उन लोगों से बातचीत किया और उन लोगों को कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए, और माँ नारायणी की यह बहुत ही अद्भुत कृपा है कि जब से हम लोग इस अभियान में जुड़े हैं जी, आसपास में महादेवा गांव के पास जो है कटान पहुंच गया था और हम लोग माँ नारायणी से विनती किए, प्रार्थना किए और अपना जो हम लोगों का पूजा पाठ हो सकता है, जो मन्नत हो सकता है, उन सब को करने के बाद से माँ नारायणी ने सभी गाँवों को सुरक्षित रखा है। और जो हमारे शास्त्र बताते हैं उसके हिसाब से माँ नारायणी के आसपास यदि हम गंदगी न करें, क्योंकि बहुत ही अविरल और स्वच्छ नदी है, भगवान शालिग्राम इसमें निवास करते हैं, तो यह नदी हमारी कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएंगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से यहाँ जो स्थानीय ग्राम सभा के मेरे भाई बहन हैं सभी से मैं आह्वान करता हूँ और मैं इस बात का लेकर के प्रचार प्रसार भी करता हूँ कि यहाँ पर हम लोग इसको जितना स्वच्छ रखेंगे, जितनी इसकी मर्यादा और सूचिता बनाए रहेंगे, उतना ही जो है हमको ऊर्जा मिलेगी और कोई भी हमारी क्षति नहीं होगी।
मनोज पांडे के इन 8-10 सालों के लगभग संघर्ष का क्या मुकाम मिला? जब इसको हम लोग शुरू किए तो एक छोटे से जगह को हम लोगों ने यहाँ पे तैयार किया, और जब लोगों का श्रद्धालुओं का आना शुरू हुआ तो ऊपर से पानी टपकने लगा। टेंट, जाड़े का मौसम होता है, सब गीला हो गया, गाड़ियाँ खड़े करने की जगह नहीं है, जो लोगों को पानी पीने का अभाव दिखने लगा, भोजन करने के लिए लोग परेशान रहते थे। उसके बाद से धीरे धीरे हम लोगों ने उसको व्यवस्था में परिवर्तन किया, और लोगों को, श्रद्धालुओं को जो भी आते हैं उनको ठहरने के लिए फिर कुछ अस्थायी शौचालय, महिलाएं जो बहनें माताएं आती थीं उनको नहाने के बाद से कपड़े बदलने में बहुत परेशानी होती थी, तो उसका हम लोगों ने इंतजाम किया। अब अस्थायी रूप से भी उसका इंतजाम कर दिया गया। जो माताएं आएँ वो वहाँ पे महिलाओं के लिए जी केबिन बना हुआ है। वह स्वयं अपने उससे मैं अपने खर्चे से, अच्छा, अपने खर्चे? हाँ, सब सारे अपने खर्चे से मैंने उसका निर्माण कराया। सीढ़ी वगैरह भी बना है नीचे जी। तो हम लोग जब दीपोत्सव करते हैं विभिन्न पर्वों पे तो उतरने आने जाने में कठिनाई होती है, तो वहाँ श्रद्धालुओं को उतरने के लिए और सुविधा के लिए वहाँ पर अपने खर्चे से मैंने अपने खर्चे सीढ़ी का भी निर्माण कराया है। यहाँ पर जो आसपास में हजारों की संख्या में लोग जो है अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, क्योंकि माँ नारायणी का बहुत पवित्र महत्व है जी, तो उनको काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पर शमशान गृह नहीं था। अभी हम लोगों ने माननीय नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा जी से आग्रह किया था, तो उन्होंने, और यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक निषाद जी के सौजन्य से यहाँ पर एक शमशान गृह का भी निर्माण हो रहा है, और आने वाले समय में इस जगह में जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, और भी एक बड़ा सा विश्रामालय, कुछ और भी यहाँ पर अस्थायी शौचालय, कुछ पेयजल की, और भी कुछ बिजली की व्यवस्था, इस तरह के प्रयासों में हम निरंतर लगे हुए हैं, और आने वाले दिनों में उस चीज़ को हम खड़ा करेंगे। ताकि इसको मिनी महाकुंभ भी बोला जाता है। जी जी, मैं देखा हूँ मौनी अमावस्या के समय लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। जी। आप भाजपा के नेता भी हैं जी। शासन द्वारा किस प्रकार से सहयोग मिल पाता है इस मेले? देखिए, आज तक शासन प्रशासन इसमें बस इतना ही योगदान करता है कि जो हमारी सुरक्षा की व्यवस्था है, अभी जैसे भैंसहा में मेला लगा था और वहाँ पर एक त्रुटि हो गई थी, हाँ। तो इस तरह की त्रुटि हम लोग जो नहीं होने देते हैं, उसमें प्रशासन हमारी मदद करता है, सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराता है, फोर्स मुहैया कराता है, दमकल उपलब्ध कराता है, एम्बुलेंस उपलब्ध कराता है, और हमारे तरफ से जो है भोजन पानी, लोगों को ठहरने, दवाइयाँ, आने जाने की सुविधा जो है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो खड़ी जाती हैं। लेकिन शासन और प्रशासन की तरफ से अभी भी इस कार्यक्रम में मेरे जानकारी में कोई किसी प्रकार का 1 रुपये का कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है, सिवाय बाढ़ खंड जो यहाँ पे हम लोग घाट तैयार करते हैं उसमें ये अपना योगदान देता है। अच्छा। बाकी कोई किसी मतलब योगदान के रूप में सिर्फ बाढ़ खंड का योगदान होता है, शासन का जो योगदान होता है वही सुरक्षा का योगदान होता है। हाँ, सुरक्षा और उनके लोग खड़े रहते हैं। हाँ। बाकी जितना भी उसमें खर्चे आते हैं स्वयं हम अपने, वो आपके खर्चे होते हैं। आपके खर्चे उसमें शासन प्रशासन और मौजूदा जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका किसी प्रकार नहीं, किसी का नहीं, जनप्रतिनिधि का भी नहीं, किसी का, विधायक सांसद का भी नहीं, किसी का नहीं, 1 रुपया नहीं, कोई नहीं कह सकता है कि 1 रुपया मैंने दिया है। तो बड़ा चैलेंजिंग होता होगा आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग है। हम लोग रात में देखिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ कुदाल भी चलाते हैं, यहाँ पर टेंट भी लगवाने में सहयोग करते हैं, यहाँ कुर्सियाँ भी लगाने में सहयोग करते हैं, क्योंकि ये सब जंगल झाड़ी रहता है, इसको काटने कटवाने में भी सहयोग करते हैं। और उसके बाद से हम लोग यहाँ पर एक सुंदर व्यवस्था देते हैं, आरती, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, और हजारों, इस बार हम लोग 2-3 वर्षों से लगभग 20,000 से ऊपर लोगों को जो है भोजन भंडारा कराते हैं। उसमें हमारे जो आयोजन समिति के सैकड़ों कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं और उसमें लगते हैं, और हम वो सारी चीज़ें जो है हम लोग 1 लाख परिवारों में माँ नारायणी का जल लेकर के गए कोरोना काल में, कि लोग जो न आ सके यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ भीड़ कम हो, हालांकि उसके बाद भी भीड़ कम नहीं हुई, और लोगों का आस्था इतना था कि लोग काफ़ी संख्या में 1 लाख लोगों परिवारों में जो है यहाँ का जल जो है, जी, नारायणी जी का जल जो है वो हम लोगों ने 2 महीना 8 दिन का एक अभियान लिया था, और उस अभियान में जो है हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता थे, और यहीं हम लोग जल भरते थे प्रतिदिन। और उसके बाद से उसको गाँव में बांटने के लिए अलग एक कार्यकर्ताओं की टीम थी, और 1 लाख परिवारों में हम लोग नारायणी जी का जल लेके गए। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जब भव्य मंदिर वहाँ पर स्थापित हुआ, तो उसके उत्साह स्वरूप सामाजिक कुंभ आयोजन समिति और आसपास के गाँव और तमाम जो है शैक्षणिक संस्थानों ने उसमें काफ़ी सहयोग किया था। हम सब लोग मिल करके यहाँ पर 1.25 लाख दीपक भी जलाए थे, और जब अमृत काल चल रहा था, अमृत महोत्सव में हम लोगों ने 75 कार्यक्रम किया था, उसमें 75,000 दीपोत्सव जो है यहाँ पर हम लोग किए थे। और हम लोग आयोजन समिति के संरक्षक बगही धाम के पूज्य पीठाधीश्वर जी ने
माना रानी से आके यहीं पे प्रार्थना किया कि हम लोगों को दीपोत्सव करना है और हम लोग चाहते हैं कि यही आपके गोद में जो है दीपोत्सव किया जाए। अच्छा। और ये पूरा जगह जो है माना रानी ने खाली कर दिया और सब बालू हो गया, पानी अंदर चला गया और हम लोगों ने वहाँ पर दीपोत्सव किया था। ये बहुत अद्भुत कृपा। अद्भुत ना। मौनी अमावस्या का जब मेला लगता है तो देखा जाता है लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ जाते हैं। कितनी भीड़ होती है लगभग? अब देखिए, ऐसे भीड़ का कोई हम लोगों ने आकलन नहीं किया, लेकिन 2018 के बाद से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। अच्छा, जब से आपकी टीम इन्वॉल्व हुई, आप इन्वॉल्व हुए और इसका थोड़ा सा बृहद रूप लिया, तो लाखों की संख्या में तो लोग आ ही रहे हैं। अब एक और बड़ा सवाल, ताकि जब कोई सामाजिक व्यक्ति कुछ सामाजिक काम करता है तो एक अलग प्रकार की चर्चा होती है। जी। लेकिन जब एक राजनीतिक व्यक्ति बड़ा सामाजिक कार्य करता है तो भी अलग प्रकार की चर्चा होती है। मनोज कुमार पांडे सामाजिक भी हैं और राजनीतिक भी हैं। तो जब भी आप माना रानी सामाजिक कुंभ की शुरुआत हर साल करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आखिर इतना पैसा खर्च कहाँ से हो रहा है, एनजीओ से बाबा खूब पैसा कमा रहे हैं। ये बड़ा आरोप लगता है और आपके ऊपर नहीं, ये सबके ऊपर लगता है जो भी व्यक्ति सामाजिक काम करता है। तो आपके मन में क्या विचार आता है, इसको वेरीफाई देखिए, बहुत साफ मन से मैं काम करता हूँ। और राजनीति में रहने का मतलब ये नहीं कि हम समाज का काम नहीं करें। दो बातें हैं। कुछ लोग हैं जो राजनीति करने के लिए समाज का सेवा करते हैं, राजनीति करने के लिए समाज का सेवा करते हैं, और कुछ लोग हैं जो समाज सेवा करने के लिए राजनीति करते हैं या समाज सेवा के साथ राजनीति भी करते हैं। अच्छा। तो मैं जो करता हूं वो समाज सेवा के साथ राजनीति करता हूं और राजनीति के लिए मैं जो है समाज सेवा नहीं करता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विचार है। मतलब ये मेरे मन में आपके शब्द मुझे बड़े अच्छे लगे कि कुछ लोग जो है सामाजिक काम सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनको राजनीति करना है, और कुछ लोग सामाजिक काम हमेशा करते हैं और उसके साथ राजनीति और मैं अपने जब मुझे होश हुआ तभी से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से समाज का सेवा किया। फिर भारतीय जनता पार्टी में मैं लंबे समय तक संगठन का काम किया। अभी विधानसभा क्षेत्र में जो है 15 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ, अनवरत कर रहा हूँ। कभी मन में इच्छा हुई कि मुझे भी टिकट मिल जाए, नहीं मिला, उसके बाद भी मैं दूसरे दिन भी लोगों के बीच में अगर मुझे लगा कि यहाँ पहुँचना चाहिए, लोगों ने मुझे बुलाया, याद किया, वहाँ भी मैं पहुँचा। मन में कभी ये नहीं रहा कि मुझे पद नहीं मिला है, मैं नहीं जाऊँगा। और ये मैं आपके माध्यम से, ये मेरा व्रत है। मैं जीवन में कुछ बनूं ना बनूं, मुझे ये मेरे भाग्य में होगा तो बनूंगा, लेकिन मैं समाज का सेवा नहीं छोड़ने वाला हूँ। दूसरी बात जो लोगों को आरोप लगाने का है, तो आप जब कुछ अच्छा करने जाते हैं, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय 4-5 गांवों में, 6 गांवों में, एक न्याय पंचायत में 1-2 लोग जो है आज़ादी की लड़ाई लड़े और उनके ऊपर भी आरोप लगे। इसी बात को मैं आत्मसात करके काम करता हूं और पूरा मैं अपने राजनीतिक जीवन को सुचितापूर्वक जीता हूं। और मैं चैलेंज करता हूं कि चूंकि कोई भी एनजीओ और कुछ भी होगा आपके माध्यम से, चूंकि ये विषय आया है, इसलिए अगर यह बात आपके माध्यम से पहुंचता है तो मुझे बहुत ही जो है प्रसन्नता होगी कि जितना परिश्रम और जिस कठिनाई से हम इस काम को करते हैं, उसमें अगर इस तरह के कोई राजनीतिक लोग आरोप लगाते हैं तो मैं उनको एकदम से खुली चुनौती के रूप में कहता हूं कि अगर कोई एनजीओ का पैसा मिलता होगा तो उसका कोई कागज़, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रूफ तो जरूर होगा। उसको लेकर के अगर कोई आ जाएगा तो मैं अपने आप को इसी माना रानी के गोद में विलीन कर लूंगा। अगर ऐसा मेरा खुला चैलेंज है। ये खाली सिर्फ हवा उड़ाया जाता है? हाँ, बिल्कुल हवा है। राजनीतिक लोग हैं जो अपने लाभ के लिए कि इससे, चूंकि मुझे इस काम को मैं करता हूँ तो मुझे काफ़ी लोग जो है इस काम को पसंद करते हैं और मुझे समर्थन देते हैं। और आज मैं इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इस जगह पर मुझे खर्च करने के लिए 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए की भी अगर मुझे ज़रूरत है तो समाज का आदमी देने के लिए तैयार है। और जब मैं कार्यक्रम करता हूँ तो मेरे पास हजारों फोन आते हैं कि भैया सहयोग ले लीजिए। लेकिन मेरा यह व्रत है कि मेरे अंदर जब तक सामर्थ्य है, जब तक मेरे अंदर क्षमता है, तब तक इस काम को मैं करूंगा। लेकिन जब मेरे पास सामर्थ्य नहीं होगा, जब मेरे पास क्षमता नहीं होगी, तो मैं समाज से आवाहन करूंगा और उसके बाद से मैं उस काम को पूरा कर दूंगा। इसलिए उसमें कोई चोरी और एनजीओ और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मनोज पांडे की शादी हुई है क्या? नहीं, मैं देखिए अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं अविवाहित हूँ। और यह मेरा जीवन का संकल्प भी है कि मुझे अपने जीवन में जो है बिना शादी विवाह और घर बसाए, चूँकि समाज का काम करना है तो आपको स्वच्छंद रहना होगा, स्वतंत्र रहना होगा, क्योंकि कब कहाँ किस परिस्थितियों में जाना हो। और हर आदमी का जीने का अपना तरीका है और हमने जो अपना तरीका चुना है वो लोगों के लिए जीना, लोगों के बीच में जीना और उन्हीं के लिए काम करना और उन्हीं के बीच में रहना। तो बड़ा मुश्किलों का भी आपको सामना करना पड़ता होगा, ताकि घर परिवार, पिताजी होंगे या फिर जब भी पिताजी रहे होंगे, माताजी, तो उनके मन में ये होगा कि हम देख लें, अपने बहू को देख लें। तो कैसे उनको समझाते थे आप कि भाई वो ज़माना चला गया, गांधी बनने वाला दौर चला गया,
आज की जो राजनीति है, पैसे वाले लोग आ रहे हैं, बिजनेसमैन लोग आ रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपये बांट रहे हैं, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, नेता विधायक सांसद बन जा रहे हैं और उसके बाद उनका खेल अलग बदल जा रहा है। तो कैसे अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को मनोज पांडे समझाते हैं? देखिए क्या है कि हर माँ बाप, आज चूँकि माता पिताजी दोनों लोग स्वर्गीय हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि हम अपने बेटे की और बेटियों की शादी देखें, उनको सफल होते हुए देखें, और इस बात का तो काफ़ी दबाव था। लेकिन अगर आपने कोई रास्ता चुना है तो उसमें समझाना ही पड़ेगा। लेकिन इस द्वंद्व में मैं हूँ कि मैं अपने माँ बाप को, पूजनीय आज स्वर्गीय हैं लोग, मैं समझा नहीं सका। उन लोगों की इच्छा तो थी ही, लेकिन मैं अपनी इच्छा के लिए उन लोगों की इच्छाओं को दबाया। और बाद में चूँकि माताजी पहले स्वर्गीय हो गई, पिताजी बाद में हुए, उनको भी लगता था कि हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कई बार जो है वो अच्छी अच्छी बातें बताते थे। और उन्होंने काफ़ी अपना जो, चूँकि उन्हीं का दिया हुआ संस्कार है कि इस काम में मैं पढ़ा हूँ। अच्छा, मनोज पांडे क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए क्या है कि जब सामाजिक राजनीतिक जीवन में है आदमी, तो एक मन में इच्छा छोटी सी रहती है कि चूँकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और अपने पास अगर काम करने, आज मैं पत्र लिखता हूँ अगर कोई, तो उस पत्र में मनोज पांडे के आगे जो है कोई चीज़ अगर नहीं लिखी है तो उसको कोई उतना नोटिस नहीं करेगा। लेकिन उसके आगे अगर कोई विधायक, कोई जनप्रतिनिधि लिखा हुआ है तो उस बात को नोटिस किया जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर हमको समाज का काम करना है तो उसमें अगर हम किसी संवैधानिक पद पर जाते हैं तो उससे मजबूती मिलेगी, और उस मजबूती से आज जितना मैं काम कर रहा हूँ उससे ज़्यादा ऊर्जा से और काम करूँगा। इसलिए एक मन में इच्छा रहती है, अगर मेरे भाग्य और किस्मत में लिखा है तो वो चीज़ें मिल जाएंगी तो भी ठीक, और नहीं मिला तो मेरा यह जो शरीर है वह समाज सेवा के लिए ही संकल्पित है, और उस काम को मैं करता रहूँगा। लेकिन आज का जो दौर है, आज का जो राजनीतिक परिवेश है, ताकि आप खड्डा विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, भाजपा के नेता भी हैं, यहाँ जो विधायक हैं वो एनडीए गठबंधन के हैं, निषाद पार्टी के विधायक हैं, और अलग अलग पार्टियों में बड़े बाहुबली, धनबली, धनपशु टाइप के लोग इस खड्डा विधानसभा में आ गए हैं। और आप एक समान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, और आज के दौर में चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, मैं ए टू जेड सभी पार्टियों के लिए बोल रहा हूँ, टिकट लेना बड़ा मुश्किल वाला काम है गुरु। मनोज पांडे एक समान परिवार के लड़के हैं, कैसे टिक पाएंगे? देखिए क्या है कि राजनीति में जो है ये बातें आपने जो कही हैं वो 100% सही है, लेकिन हम जिस विचारधारा को लेकर के चलते हैं वहाँ पर मेरे जैसे लोगों को भी पसंद किया जाता है, और मेरे जैसे लोगों को भी उठाया जाता है। यही एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो मेरे जैसे लोगों को पसंद करती है और उठाती है। तो आपको लगता है जी कि मनोज पांडे को मौका मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा। पार्टी जो है वो इस तरह के काम करने वाले लोगों को पसंद करती है, और हम लोगों ने अपना जीवन लगाया है पार्टी के लिए, और इस तरह का हम लोगों के मन में रहता है कि पार्टी अवसर देगी ही। भाजपा से आप ताल्लुक़ रखते हैं? जी जी। विधायक सांसद आपके अपने हैं, मुख्यमंत्री अपने हैं, प्रधानमंत्री अपने हैं। इस क्षेत्र में इतनी संभावनाएँ हैं, यहाँ ज़मीन है, व्यवस्थाएँ हैं, प्रकृति के गोद में है, ठीक थोड़ा बगल में मंदरपुर देवी माई का स्थान है, यूपी बिहार के बॉर्डर के करीब लगता है। अगर यहाँ टूरिज़्म की दृष्टि से जनप्रतिनिधि ध्यान दे दें तो यह तो जगह स्वर्ग हो जाएगा। जी जी बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आप लोग, ताकि अब ये सवाल मैं एज ए नेता के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ कि आप भाजपा के लोग हैं तो भाजपा के सारी बातें आपको पता है, तो आप लोग क्यों नहीं अपने विधायक सांसद तक ये बात लेकर जाते हैं कि यहाँ और डेवलपमेंट हो, दुकानें लगें, जब लोग आएंगे, ताकि ये सेल्फी का केंद्र भी आज का डिजिटल युग में मैं देखता हूँ, जब भी इस रास्ते से गुजरता हूँ तो सैकड़ों लड़के रील बनाते हैं। अगर यहाँ व्यवस्थाएँ और डेवलप हो जाए, आखिर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सांसद थे, जब ही मुख्यमंत्री बनते हैं तो नौका विहार की स्थिति ठीक इसी प्रकार की थी, सबसे वीराना था नौका विहार। लेकिन आज गोरखपुर के नौका विहार की स्थिति है, सबसे महंगी ज़मीनें हैं, सबसे अच्छा डेवलपमेंट है, हर कोई चाहता है शाम का वक्त आधा घंटा नौका विहार पे बिताना। तो अगर यहाँ पे भी उस प्रकार की सुविधाएं हो जाए तो रोजगार तो अपने आप बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, आपके विधायक और आपके सांसद, फिर भी आप लोग कर क्या रहे हैं? देखिए क्या है ना कि ये सबको अपने अपने काम पसंद है। जानकारी तो सभी को है, लेकिन कौन किस प्रकार के काम को पसंद करता है, सब अपने अपने पसंद से काम करते हैं। क्योंकि मेरा पसंद ये है और मेरी रुचि इसमें है, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। तो मुझे ये इसको जब अवसर मिलेगा तो मैं इस काम को करूँगा।
और शासन को, प्रशासन को, सरकार को कई बार इस बात से अवगत कराया जा चुका है। इसमें कुछ थोड़ी सी कई बार कुछ काम बनते बनते बिगड़ गया है। आने वाले दिनों में मां नारायणी से प्रार्थना करता हूं कि वो काम जो है होगा, और आप संघर्ष करेंगे तो ये होगा, अच्छा होगा। आपने अब ये कहा कि काम बनते बनते बिगड़ गया। हम लोग बरगद के नीचे बैठे हैं, कोई बड़ा बरगद नहीं चाहता है कि हमारे बगल में एक छोटा बरगद हो। आपके ही पार्टी के जो बड़े लोग हैं, बड़े जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो चाहते नहीं है क्या कि इस जगह को और हाईलाइट हो? नहीं तो मनोज पांडे का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। आप देखिए क्या है ना कि अब किसी के मन में कोई अगर ऐसी बात है, हाँ, तो उस बात को तो नहीं जाना जा सकता है। लेकिन हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय पर्यटन मंत्री के माध्यम से, माननीय प्रभारी मंत्री जी के माध्यम से ऐसा कई बार जो है यहाँ से जो घाट के लिए डीपीआर भी बन के जा चुका था। रेलवे की एनओसी वगैरह की वजह से दिक्कत आई, और उसमें जो है लगातार हम लोग, व्यक्तिगत रूप से मैं प्रयासरत हूँ, और हमारे संगठन के लोग और सरकार के भी कुछ लोग जो है लगातार प्रयासरत हैं। और आने वाले दिनों में जो है मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो काम होगा, और उसके बाद से यहाँ पर जो है भव्य घाट और ये सीढ़ियाँ सब आदि बन सकेंगे, बेहतर होगा। जी जी। मनोज जी, आपने हमको समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मेरे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए मनोज कुमार पांडे, और हम लोग नारायणी घाट पे हैं, बरगद के नीचे हैं। बस ये छोटा बरगद है, पीछे बड़ा बरगद है। और राजनीति में बरगद का जिक्र होना लाजमी होता है। कभी कभी लोग आपको खूब पसंद करते हैं, लेकिन ये चाहते नहीं हैं कि आप उनसे आगे बढ़ें। इसी को राजनीति कहा जाता है। और दिल मिले न मिले, गले मिलते रहिए, हाथ मिलाते रहिए। मनोज कुमार पांडे ने पिछले 8 साल में, इनके ऊपर आरोप बहुत लगे कि एनजीओ से खूब बड़ा बड़ा रुपया कमा रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी सारी बातें हमसे इस इंटरव्यू में बताया। और फिर भी ये हार नहीं माने, 8 साल से काम करके अब मां नारायणी सामाजिक कुंभ का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है। मौनी अमावस्या के समय आप आएंगे तो पैर रखने का जगह नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं यह सामाजिक दृष्टि में यह एक बेहतर काम है। और पिछले 8 साल के संघर्ष में गंडक को अस्तित्व में लाके मां नारायणी सामाजिक कुंभ की शुरुआत करना, क्षेत्र में इस बात की चर्चा है। इस पूरे वीडियो पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके सूचित कीजिएगा। गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार।